हाँ जी भाई। नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों के। अरे बालको, कैसे हैं आप लोग। आरुषि शर्मा, पवन चाहर, पुनीत कुमार शर्मा, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। और बताओ, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां। हम्म। अरे बालको, बताओ देखे। नमस्कार सबको, नमस्कार। पवन चाहर, मौसमी, सालिम, चिंकी यादव, वैभव भाट, मीनाक्षी और साबिया, नेमाराम, निर्मा कुमारी धाखड़ जी, मुस्कान कुमारी, मौसमी जी, सबको नमस्कार भाई। और आज नवरात्रों की भी शुरुआत हो चुकी है ना। तो सबको नवरात्रों का प्रारंभ की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कई लोगों ने शायद फास्ट किया होगा, व्रत किया होगा, जो नवरात्रे करते हैं। अब आप मुझे पूछोगे सर आप भी करते हो क्या। मैं यार पहले तो करता था, आजकल नहीं करता हूँ। आ जाओ। अनीता, वैभव, सुनील, साबिया, कविता, मीनाक्षी, सपना, गोरख यादव। सुनील जी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल जी। हनुमान जी, प्रिया यादव जी। और बताओ बालको, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हम्म। अच्छा, पॉलिटिक्स सबको समझ में आ रही है ना बढ़िया तरीके से। थोड़े डीप तो पढ़ा रहे हैं, देखो यार, इतनी गहराई से तो पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, मैं बता दूं। क्योंकि ऊपर ऊपर से काम होगा नहीं अपना। आप सोचोगे कि सर हमने तो अपने, अब कई बच्चे, जैसे एक कल परसों एक बच्चा था, उसने मुझे मैसेज भेजा कि सर आप बहुत डीप पढ़ाती हो, इतनी डीप मत पढ़ाओ, हमने तो ऊपर ऊपर से पढ़ी है। बेटा आप ऐसा ही कि एग्जाम देने जा रहे हो, ऊपर ऊपर से पढ़ के क्या ही फायदा। ऊपर ऊपर से पढ़ते तो अब तक हम राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट कर लेते। अभी हम फंडामेंट राइट में बैठे हैं, अभी डीपीएस भी पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति पहुंचेंगे, है ना। आज 13वीं क्लास है या 12वीं क्लास फंडामेंटल राइट की है, जहां 5 क्लास में कंप्लीट करता हूँ, आपको 13 से 14 क्लास होगी, है ना। तो थोड़ा रिवीजन किया करो गहराई से पढ़ने के लिए। मैंने आपसे वादा किया है कि मेरे दोस्त, अगर आपने ये पॉलिटिक कंप्लीट पढ़ ली तो मैं वादा करता हूँ आपको जीवन में कभी दोबारा पॉलिटिक पढ़नी नहीं पड़ेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मैं स्टेट पीसीएस तक की बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ फैक्ट है, कुछ चीजें अपडेट होती है, उनको चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्रिया, मुस्कान, राजपूत, नेहा, गिरधर, ऐसे समझ में आ रही है कि सीधा दिमाग में छप जाती है। बहुत बढ़िया साहब। निशु, वर्कशीट मैं लास्ट में दूंगा, अभी नहीं दूंगा आप लोगों को, है ना, अभी नहीं दूंगा मैं आप लोगों को। चलिए देखो, पिछली क्लास में हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 की बात कर ली थी हम लोगों ने, है ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 27 के बारे में। आर्टिकल, अरे अरे अरे, आर्टिकल 27 जो है ना, आर्टिकल 27 जो है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 27 ये बहुत सरल सा है। क्या बोलता है, एक लाइन में अगर मैं इसका जवाब बताऊं आपको, है ना, एक लाइन में मैं आपको, आप लोगों का जवाब बताऊं तो मेरे प्यारे बच्चों, ना तो यार आज मेरी एसी गर्म हवा दे रही है, पता नहीं क्यों दे रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अब मिल गया मुझे, अब इसका उपाय मिल गया। हाँ जी भाई। नहीं, अमित तिवारी यूपीएससी नहीं निकलेगा भाई। स्टेट पीसीएस, तुम्हारा यूपी पीसीएस का एग्जाम दे लेना आप लोग। देखो, है ना, अब एक मिनट के लिए रुक जाना। आर्टिकल 27 बोलता है प्यारे बच्चों कि अगर हम अपना धर्म है उसकी ग्रोथ करने के लिए, या अगर आपकी जो पॉलिटी की परिभाषा में लिखा गया है कि धार्मिकता के कार्यों की अभिवृद्धि के लिए या धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स में संरक्षण, मैं अपनी भाषा में लिखा हूं आप लोगों को, तो राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए, कोई भी धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, कोई भी धर्म हो,
उन सभी धर्मों के मेरे प्यारे बच्चों प्रोत्साहन के लिए टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और ना ही जो धर्म के पैसे होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ना ही टैक्स के पैसों को धर्म के ऊपर खर्च किया जाएगा। एक लाइन में लिखो, पहले आप इसको पॉलिटी की भाषा में लिखो, है ना, पहले आप इसको पॉलिटी की भाषा में लिखो कि राज्य द्वारा किसी धर्म के प्रोत्साहन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लो जी साहब, अगर हम किसी भी धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके ऊपर मेरे प्यारे बच्चों टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, साथ में ही लिखो, साथ ही राज्य द्वारा प्राप्त टैक्स को धर्म के प्रोत्साहन पर नहीं लगाया जाएगा। धर्म के प्रोत्साहन पर नहीं लगाया जाएगा। एक बात बताए आप लोगों को, है एक बात बताए, अगर आप एक लाइन में सुनो तो ये आर्टिकल एक बात बोलता है साहब, ये आर्टिकल एक बात बोलता है कि साहब हम ना तो जो टैक्स के पैसे हैं उनको धर्म के ऊपर खर्च करेंगे, दोबारा सुना, ना तो धर्म के पैसे उनको टैक्स के ऊपर खर्च करेंगे, ना ही टैक्स के पैसे उनको धर्म के नाम पर खर्च करेंगे। सर जैसे बताओ, समझाओ, जैसे मैं बताऊं, हम सब लोग टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हो, मैं भी टैक्स देता हूं। हमारे भारत में ऐसा कोई आदमी नहीं जो टैक्स नहीं देता है। मैंने ये पेन खरीदा, मार्कर खरीदा, इसके ऊपर टैक्स दिया है। ये माइक लगा रखा है, इसके ऊपर टैक्स दिया है। ये डिजिटल बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, टैक्स दिया है। आपने भी सब पे टैक्स दिया है। आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो उस पर टैक्स दिया है, जो पेन चला रहे हो उसका टैक्स दिया है, जिस कॉपी में नोट्स बना रहे हो उस पर उसका टैक्स दिया है, चॉकलेट खाते हो उसका टैक्स दिया आपने। हर चीज का टैक्स देते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम जो टैक्स के पैसे गवर्नमेंट के पास जाता है ना, तो गवर्नमेंट उन टैक्स के पैसों से कोई मंदिर मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि भाई गवर्नमेंट के पास हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए टैक्स के आते हैं और गवर्नमेंट ने भाई साहब पूरे भारत में मंदिर और मस्जिद बना दिए, नहीं। और ना ही जो धर्म के पैसे होते हैं, जैसे मान लो हमारे देश के अंतर्गत कई ऐसे मंदिर हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आपने तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा। तिरुपति बालाजी के पास इतना सोना है कि वो एक देश को खरीद सकता है, छोटे से को। टन में सोना है, टन में। आज हम एक सोना खरीद करके लाते हैं, 1 तोला सोना यानी 10 ग्राम सोना। तुम कल्पना करके देखो कि भैया 10 ग्राम जो सोना है वो आज 1 लाख रुपए का आता है। 1 लाख से 7-8 हजार के वर्तमान में भाव है। अगर मैं 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम कर दूं, मैं 100 ग्राम कर दूं तो कितना हो जाएगा? अरे भैया 1 लाख की जगह कितने हो जाएंगे? 100 लाख मेरे हिसाब से, या 10 लाख। 10 लाख हो जाएंगे क्या? 10 लाख में तो 10 तोला आएगा, 10 तोला यानी 10 लाख हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, 10 लाख आ जाएंगे 100 ग्राम के। और अगर मैं इसको 100 की जगह 1000 ग्राम कर दूं यानी 1 किलो कर दूं, मेरे प्यारे बच्चों 10 करोड़ हो जाएंगे। यानी 10 करोड़ का 10 करोड़ होंगे, 1 लाख 1 करोड़ होंगे, 1 करोड़ हो जाएंगे, है ना? 1 करोड़ हो जाएंगे। यानी 1 करोड़ का 1 किलो सोना आता है। और 1 किलो अभी 1000 ग्राम हुए हैं, है ना? 1 किलो सोना 1 करोड़ का आ रहा है। सोचो 1 क्विंटल कितने करोड़ का आ रहा है। और यहां पे तो टन में सोना पड़ा है, टन में। लेकिन हमारी सरकार उस सोने के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। खाटू श्याम जी का मंदिर देख लो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए आते हैं। अपने सांवलिया सेठ का मंदिर देख लो, लाखों करोड़ों रुपए आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर देख लो, सालासर बालाजी का मंदिर देख लो। इन किसी भी बालाजी के मंदिरों के ऊपर, यानी भारत में कोई भी मंदिर है, उस मंदिर पे कितने भी पैसे आ जाए
उन पैसों का मेरे प्यारे बच्चों, उन पैसों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, और ना ही जो हम टैक्स देते हैं उनको धर्म के नाम पे खर्च कर सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में कई बार आया होगा कि सर राम मंदिर तो बना है, तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, राम मंदिर को सरकार ने नहीं बनाया है ना। राम मंदिर को सरकार ने नहीं बनाया है, राम मंदिर को ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया दोस्तों, और उस ट्रस्ट में भारत की पूरी जनता के द्वारा चंदा दिया गया था। हमारे देश ने भी चंदा, हमारे राजस्थान के लोगों के द्वारा भी चंदा दिया गया था। सबसे ज्यादा अगर राम मंदिर में किसी ने चंदा दिया तो हम राजस्थान वासियों ने चंदा दिया है, सबसे ज्यादा। शुरुआत में राम मंदिर का जो बजट बना था वो 1200 करोड़ का बजट बना था, और जब चंदा कलेक्ट हुआ, ये मैं डाटा आपको लगभग 1-1.5 साल पुराने बता रहा हूं, 2800 करोड़ का चंदा आ गया था, जिसमें 800 करोड़ तो अकेले राजस्थान ने दिया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक लाइन में ध्यान रखना भैया, ना तो हम धर्म के पैसों को टैक्स के ऊपर खर्च करते हैं, ना ही टैक्स के पैसों को धर्म के ऊपर खर्च करते हैं। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। गोरख यादव जी बोल रहे कि गुरुजी रिवीजन कर रहा हूं फिर भी थोड़ा सा समस्या आ रही है। तो बेटा आपने पहले कभी पढ़ी, केवल एक पॉलिटी में आ रही है और सब में आ रही है? आज टेक्स्ट में कमी आई है, बिल्कुल बिल्कुल आज टेक्स्ट में कमी आई है। सर फिर राम मंदिर का क्या? प्रिया कुमावत, मैं आपका साथ जवाब दे चुका ना। 1,13,000 है सोना को। लड़कियों को कितना पता रहता है सोने के बारे में, है ना। हाँ, जैसे कि अजमेर दरगाह, हाँ अजमेर दरगाह में खूब सारे पैसे आते हैं भैया, लेकिन उन पैसों को किसी भी प्रकार से सरकार है वो अपने ऊपर नहीं ले सकती, यानी उन पैसों को ऊपर कब्जा नहीं कर सकती है। वो पैसे केवल मंदिर मस्जिद का होता है। ठीक है, बिल्कुल साहब। अब आर्टिकल 27 इतना ही है। अब बात करते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी दोस्तों। क्या है? शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे या निषेध लिख लेंगे हम लोग। शैक्षणिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, ऐसे लिखो आप, पर प्रतिबंध। सर इसका मतलब क्या हुआ? बाल को एक चीज का ध्यान रखना है, ये बोला शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, आप सब पढ़े स्कूल में, कभी यहाँ हो, आपको लगता है कि कभी हमारे स्कूल के अंतर्गत कोई हनुमान चालीसा के पाठ कराए हैं, कभी स्कूल के अंतर्गत कोई गरुड़ पुराण हुआ है, कभी स्कूल के अंतर्गत कोई नमाज पढ़ाई हो आप लोगों को, कभी स्कूल में कभी किसी धर्म विशेष के ऊपर आपको कोई लेक्चर हुआ हो? कभी नहीं, है ना, कभी नहीं हुआ है। तो सर क्या कोई सरकारी स्कूल का प्राइवेट स्कूल के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है? देखो मैं बताऊं, 28(3) के 3 भाग है, सॉरी आर्टिकल 28 है ना, इसके 3 भाग है। 28(1) बोलता है कि राज्य द्वारा पूर्ण पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या है कि राज्य द्वारा पूर्ण पोषित, राज्य द्वारा पूर्ण पोषित, पूर्ण वित्त पोषित लिख लो, पूर्ण वित्त पोषित, पूर्ण वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लो जी साहब, क्या बोला? राज्य द्वारा पूर्ण वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखो यहां पे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, क्या? राज्य द्वारा पूर्ण वित्त पोषित। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य का मतलब क्या हुआ? सरकार। पूर्ण वित्त पोषित का मतलब हुआ कि जितना भी खर्चा लगता है, जैसे सरकारी स्कूल है,
अब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी स्कूल के टीचरों की सैलरी कौन देती है? सरकार देती है। तो क्या सरकारी स्कूल में कभी धार्मिक शिक्षा दी गई है? कभी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्या? कभी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। हमारी जो सरकारी स्कूल है उसमें कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई। हाँ, कुछ एकेडमिक उद्देश्य से, जैसे मान के चलो हमारे काम की चीजें हो, जिसमें हमें थोड़ा बहुत रामायण का ज्ञान भी बताया गया है, थोड़ा बहुत महाभारत का ज्ञान भी बताया गया है, थोड़ा बहुत हम लोगों को प्यारे बच्चों मुस्लिम धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में वो पढ़ाया गया है। वो हमारे बौद्धिक और भौतिक और आध्यात्मिक रूप से जरूरी भी है। लेकिन इसके अलावा कभी हम लोगों को बताया कि तुम पाठ करो, तुम पूजा करो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम ये करो, तुम ये करो, कभी नहीं ना, कभी नहीं मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। लेकिन हमने इसके अंतर्गत 28(2) में एक दूसरी बात लिखी है। जैसे हमारी एक गुड़िया सुमन ने लिखा है ना, 28 का सब क्लोज 2 है। इसमें हमने बोला है भैया कि किसी ट्रस्ट के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में, किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आपने वर्धमान महावीर का नाम सुना होगा, जहां पे जैन धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा सकती है। वो सरकार के द्वारा संचालित नहीं होते हैं, कोई ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट बोले तो कुछ लोगों के समूह के द्वारा मिलकर के बनाई गई, है ना, कुछ लोगों के समूह के द्वारा मिलकर के बनाई गई संस्थान मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्लास बफरिंग हो रही है? नहीं, ठीक चल रही है ना, वो एक बार हो गई होगी आपकी। ठीक है साहब। हाँ जी, अच्छा, ऐसा लिख लो आप लोग। बिल्कुल, एक दोस्त बोल रहा है ये 28 और ये भी 28 है ना, 28(1), 28(2), ये 28(2) समझ गए आप लोग, है ना। लेकिन ये जो शिक्षण संस्थान है ना, ये पूर्णतः संचालित, मतलब ये है तो प्राइवेट, एक ट्रस्ट से है, लेकिन ये एक विधि के तहत संचालित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनमें कुछ इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान हो रहा है। इस प्रकार की बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। कोई ना, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, काफी बच्चों का जवाब आया है कि सर इसमें थोड़ा सा ये रुक रहा है, तो एक बार दोबारा सुनना। मैंने आर्टिकल 28 का 1 बताया कि राज्य द्वारा पूर्ण वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका खर्चा हमारी सरकार उठा रही है, उन शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत प्यारे बच्चों धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है साहब। दूसरा हमने बोला कि किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, ट्रस्ट बोले तो 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर कोई संस्थान बनाई जाती है और उनके अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन वहां केवल धार्मिक शिक्षा ही दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई भड़काऊ भाषण के लिए किसी को प्रेरित कर रहे हैं, किसी दूसरे धर्म को उनके बारे में अपमान सिखाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। अब 28(3) लिखो आप लोग। अब 28 का सब क्लोज 3 लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मैं इनको डब्बे में बंद कर देता हूं सबको। ये बोलता है कि साहब राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब तुम बोलोगे सर आपने ऊपर तो लिखा है कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित, लेकिन इसमें शर्त है एक, या तो वित्त पोषित लिखा कि इसमें नहीं दी जा सकती, या हमने लिखा है कि राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन अभिभावक व बच्चों से, अभिभावक या बच्चों लिख लो, बच्चों से सहमति लेकर के
सहमति लेकर के लो जी साहब। सर इसका मतलब क्या हुआ? भाई इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं बताऊं, एक बार समझना ना, एक बार 28 एक और 28 3 में थोड़ा सा अंतर समझना। 28 एक तो मैंने बोला कि राज्य द्वारा पूर्ण वित्त पोषित मतलब है कि उस स्कूल का खर्चा पूरा का पूरा हमारी सरकार उठा रही है, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बहुत बढ़िया। 3 बोला राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। अब इसमें है मान्यता प्राप्त, यानी कि इसमें खर्चा सरकार नहीं उठा रही है, सरकार ने उस संस्थान को केवल चलाने की मान्यता दी है। जैसे कोई प्राइवेट स्कूल है ना, कोई प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल ने सरकार से मान्यता तो ली है, अब वो अपने स्कूल में धार्मिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन उस स्कूल के अंतर्गत या तो बच्चों से, या बच्चे अगर 18 साल से कम उम्र के हैं तो उनके अभिभावकों से सहमति लेकर के उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आपको पता हो तो आप में से कोई सरस्वती बाल निकेतन स्कूल का नाम सुना होगा, एक कोठीवाल बाल विद्या मंदिर का नाम सुना होगा। उस स्कूल में सवेरे सबसे उठते, जब स्कूल में जाते सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ाई जाती थी, है ना? क्यों? क्योंकि वो आरएसएस के द्वारा संचालित स्कूलें होती थी। अब उनमें धार्मिक शिक्षा भी दी जाती और बच्चों को एकेडमिक शिक्षा भी दी जाती। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे बता दो एक बार, आर्टिकल 28 और 27 में से किसी को कुछ पूछना है तो है, किसी भी बालक को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। 1 मिनट का टाइम है। ठीक है। अभिषेक खटीक बोले सर जिसमें आंशिक रूप से, ये इसी में आ जाएगा, आंशिक रूप से राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है ना, उसको आंशिक रूप से दिया जाता है। क्लियर सबको? सर आपके नंबर 2, आपने बोला था कि मुझे कॉल करना 11 बजे। यार नरेंद्र प्रजापति मैंने नंबर दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरी क्लासों के अंतर्गत है ना। हाँ ये एक बार और लिख लेना, 8209613945 है ना। फालतू की मैसेज मत करना, फालतू की कॉल मत करना, काम हो तो ही करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है प्रजापति जी। सरस्वती विद्या मंदिर में, हाँ सर 2 वाला दोबारा बता दो। कुसाद 2 वाला बोल रहा है कि किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान, ट्रस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर एक संस्थान का निर्माण किया जाता है, और उस संस्थान के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, उस संस्थान के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मदरसा है, मदरसा के बारे में भी मैं आपको आर्टिकल 30 में और बताऊंगा, आप घबराइएगा मत, है ना, आप घबराइएगा मत, आर्टिकल 30 में हम और देखेंगे मेरे प्यारे डियर। ठीक है। अब लिखो आप संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 5 नंबर लगा करके, 5 नंबर लगा करके लिखिएगा आप, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। लो जी साहब, यह आता है अपना अनुच्छेद 29 और 30 में, 29 और 30 मेरे दोस्त। लो जी साहब, है ना, आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर्टिकल 29। हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, है ना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मेरे प्यारे बच्चों। अब अल्पसंख्यक के अंतर्गत हम आर्टिकल 29 और 30 दोनों में अल्पसंख्यक पढ़ेंगे। एक बार लिखो आप इसमें कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। लो जी साहब, ये क्या बोला है? अरे ये क्या बोला है? योगेंद्र सिंह शेखावत जी, जिस स्कूल में हनुमान चालीसा बोली जाती है जो आरएसएस की होती है, उसके अंतर्गत उन बच्चों का वो एडमिशन ही नहीं लेते हैं, है ना, उनका एडमिशन भी नहीं लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। सुमन क्या बोल रही है कि सर मैं आरएस प्री के पीवाई क्यों दिए थे, सब क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे डियर, जब आरएस क्वेश्चन सही करो तो और तो दिक्कत ही क्या है ना। नरेंद्र प्रजापति नंबर दे चुका हूं मेरे दोस्त।
हाँ यशवंत दाइमा सर जी बेस मैंने कल ही लिया है, कोई बात। अब एक बार थोड़ा सा कमेंट करने से रुक जाओ, एक बार है ना, थोड़ा सा कमेंट करने से रुक जाओ, मैं दोबारा आप लोगों को बताऊंगा, है ना, दोबारा समझाओ। सरिता 28/3 में दोबारा बता दूंगा बेटा। 28/3 का मतलब है कि बेटा ऐसी कोई स्कूल जो प्राइवेट है, यानी जिसने सरकार से मान्यता ली है, उस स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उस स्कूल में धार्मिक शिक्षा तभी दी जाएगी जब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, या तो उन बच्चों से पूछ करके या उन बच्चों के माता पिता से पूछ करके, ठीक है ना, अपनी मर्जी से नहीं। तो इसमें अमूमन जो प्राइवेट स्कूल होती है ना वो शामिल होता है डियर। ठीक है सरिता, ठीक है जी साहब। अब देखो हमने लिखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, वर्गों लिखो, अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण। सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर ये अल्पसंख्यक शब्द क्या होता है। भाई अल्पसंख्यक शब्द जो होता है ये क्या होता है, इसमें लिखा गया है 29 का सब क्लोज 1, है ना, 29 का सब क्लोज 1 में लिखा है कि नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी, एक बार शब्द लिखना मैं फिर आपको लिखाता हूं कि नागरिकों को, अब जहां पे मैं नागरिक शब्द लिख रहा हूं, जहां मैं नागरिक शब्द लिख रहा हूं वहां ये तो कन्फर्म है कि भैया ये केवल भारत के लोगों को है। नागरिकों को, नागरिकों के किन्हीं वर्गों को मैंने के लिखूं, नागरिकों के किन्हीं वर्गों को, किन्हीं वर्गों को अपनी अपनी भाषा, अपनी भाषा लैंग्वेज, हमारी अलग अलग भाषा होती है, भाषा, लिपि, लिपि जानते हो क्या होती है, स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार। और संस्कृति हमारा कल्चर, ये तीनों शब्द याद रखना परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है भैया, है ना, कि नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, बनाए रखने का अधिकार। लो जी साहब, ठीक है। अब समझना एक बार मेरे प्यारे बच्चों, एक बालिका सरिता बेटा बता चुका मैं 28/3, बार बार एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट मत करो। 28/3 में लिखा गया है कि भाई राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त का मतलब होता है कि वो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। जैसे हमारी प्राइवेट स्कूलें होती है ना, वो अपनी मर्जी से तो चला नहीं सकते, उनको भी मान्यता लेनी होती है, तो सरकार से मान्यता लेती है और वो अपने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दे सकती है, लेकिन तभी देंगी जब बच्चों से पूछकर या बच्चों के माता पिता बोलेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब देखो 29 एक साफ साफ बोलता है कि देखो साहब, हम हमारे स्कूलों के अंतर्गत है ना, सॉरी हमारे भारतीय नागरिकों को है ना, अपनी भाषा, भाषा बोले जैसे मैं हूं, मान लो मेरी हिंदी भाषा है, मेरी मारवाड़ी भाषा है, मेरी शेखावाटी भाषा है, मेरी कोई भी भाषा है, उस भाषा को बचाए रखने का जो अधिकार है वो मुझे है, उस भाषा को बचाए रखने का अधिकार मुझे मेरा आर्टिकल 29 देता है। ठीक है साहब। आर्टिकल मेरे, सॉरी माफी चाहता हूं, फिर आता लिपि, लिपि को बोलते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट जानते हो ना। अब अलग अलग जाति समुदाय के लोग हैं, वो अलग अलग शब्द लिखते हैं या अलग अलग वर्ड बोलते हैं। जैसे आपने बोला होगा, जैसे एक मैं आपको नॉर्मल चीज बताऊं, जैसे बढ़िया लोग हैं, बढ़िया लोगों का भी हिसाब देखा है? हम बढ़िया जैसे कोई सामान लेकर के आते हैं, गांव में कोई बढ़िया की दुकान है, तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, उनका जो लिखी हुई है ना वो ऐसे लिखते हैं, जैसे है ना, हम लोग 5 ऐसे लिखते हैं तो वो 5 ऐसे लिखते हैं, वो 8 ऐसे लिखते हैं, है ना, 9 ऐसे लिखते हैं, और वो उनकी स्क्रिप्ट है, वो एक प्रकार से, है ना, वो एक प्रकार से स्क्रिप्ट है। तो भैया सबको अपनी अपनी लिपि या स्क्रिप्ट, अपना कल्चर, कल्चर जानते हो, हम सबका अलग अलग कल्चर है। हम कोई लोग होली मनाते हैं, कोई दीपावली मनाते हैं, कोई ईद मनाते हैं, कोई ताजिया बनाता है, कोई क्या मनाते हैं, ये हमारा कल्चर है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन तीनों को बनाए रखने का अधिकार हम लोगों को हमारा कौन देता है, आर्टिकल 21 एक देता है दोस्तों। ठीक है साहब, क्या 21 देता है दोस्तों। अब दूसरा 21 का 2 जो बोलता है ना, आर्टिकल 29 का 2 है, वो बोलता है साहब कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों के प्रवेश के अंतर्गत, है ना, दोनों को साथ समझेंगे हम एक बार। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 का सब क्लोज 2,
ये क्या बोलता है प्यारे बच्चों कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों के ऊपर फोकस करना, कि संस्थाओं में प्रवेश में राज्य केवल, अब यहां पे जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 और 16 से तुलना की जाती है मेरे दोस्त। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, केवल धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, एक शब्द ये लिखा है, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। लो जी साहब, बहुत प्यारा शब्द लिखा है हमने। अब समझना एक बार सब लोग, थोड़ा सा समझने के ऊपर फोकस करना मेरे प्यारे बच्चों। मैं आर्टिकल 15 लिखा रहा था, जहां मैंने आपको सरकारी स्कूल के आर्टिकल 15 में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में आरक्षण के बारे में हम बात कर रहे थे, वो आरक्षण की बात कर रहे थे हम लोग। वहां भाषा शब्द का उल्लेख नहीं किया था हमने। मैंने आपको बताया था कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में प्रश्न पूछा गया था कि राज्य के द्वारा किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता आर्टिकल 15 के तहत, तो भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकता है आर्टिकल 15, लेकिन धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नहीं। आर्टिकल 29(2) क्या बोलता है? 29(2) बोलता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित यानी सरकारी स्कूलों में, उन स्कूलों में प्रवेश के लिए, चाहे उसका जन्म कहीं हुआ हो, उसका धर्म कोई सा भी हो, उसकी जाति कोई सी भी हो, उसकी भाषा कोई सी भी हो, इसके आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। आपको पता होगा, जैसे हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा विवाद चल रहा है लंबे समय से, वो है मेरे प्यारे बच्चों भाषा को लेकर के। क्या है? भाषा को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों। और वो भाषा को लेकर के क्या है, दक्षिण भारत के लोग बोलते हैं कि हम हिंदी भाषा नहीं बोलेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपको पता हो तो महाराष्ट्र का एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक मारवाड़ी था अपने राजस्थान का, जिसको बोला कि तुम मराठी बोल, वो मराठी नहीं बोल पाता है, तो फिर उसकी पिटाई की। वीडियो वायरल करता है कि महाराष्ट्र में रहोगे तो मराठी भाषा बोलनी पड़ेगी। ऐसा है तमिलनाडु में, कर्नाटक में जाओ आप, तुम केरल के अंतर्गत जाओ, उसमें पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जाओ। ममता बनर्जी ने एक बार बात साफ साफ विरोध किया था। मोदी जी ने बोला था कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को हिंदी के अंतर्गत शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, हम किसी भी स्कूल के अंतर्गत जो उसको शिक्षा दी जाती है वो अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में दी जाती है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक उसकी मातृभाषा के अंतर्गत शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा मतलब अपनी माँ की भाषा, अपने माँ के एरिया की लोकल भाषा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? हाँ बेटा श्रीता, फिर एक ही कमेंट को बार बार कर रहे हो। मैंने तो पढ़ लिया ना आपका एक कमेंट कि सर पहले का कमेंट था अब नहीं करा। अब एक कमेंट करो तो आप लगातार कम से कम 1 2 3 4 5 कमेंट कर दिया आपने। ऐसे नहीं बेटा, एक बार कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा आप लोगों का। बार बार कमेंट करने से जो बच्चे बाद में पढ़ते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। अच्छे बच्चे हो सब आप लोग। ठीक है? तो आर्टिकल 29 का 1 और 29 का 2 में मुझे बताओ। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है, बताओ साहब कि मैंने यहाँ पे बोला कि साहब अल्पसंख्यक शब्द है, इसको हमारे संविधान में कहीं परिभाषित किया गया है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं। स्टार लगा करके लिखूं, भारतीय संविधान में स्टार लगा करके लिखिएगा भैया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित नहीं किया गया है। लो जी साहब, ठीक है ना, कि माइनॉरिटी क्या होती है हमने कहीं पे इसको परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन हमारे देश में केस आया था TMA पाई फाउंडेशन।
है ना। TMA पाई फाउंडेशन एक केस है, आया था मेरे प्यारे बच्चों, TMA पाई फाउंडेशन वाद। इसमें कहा गया था कि भारत में अल्पसंख्यक जो है ना वो दो प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इन्होंने बोला कि भारत में अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक दो आधार पर है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ साहब, दो आधार पे कौन कौन से हैं। इन्होंने बोला कि साहब एक तो भाषा के आधार पे, है ना। क्या बोला, एक तो भाषा के आधार पे, एक धर्म के आधार पे, दो आधार पे है। तो एक तो मेरे प्यारे बच्चों भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पर, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर। लो जी साहब, ये दो प्रकार से साहब माइनॉरिटी है, एक भाषा के आधार पे और एक धर्म के आधार पे। बोला राज्य है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं होती है भाई, और राज्यों में अलग अलग भाषाएं होती है। और हमारा जो देश है उसमें राज्यों का जो गठन है वो भी भाषा के आधार पे हुआ है। दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, पढ़ूंगा मैं आपका कमेंट एक बार, है ना। ठीक है भाई, भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे मेरे प्यारे बच्चों में आपका जो स्क्रीनशॉट है, ये कमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। एक मेरा दोस्त है धर्मेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने बोला कि सर हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और जो वीकली टेस्ट में आपने हिंदी का पेपर बनाया उसे देखिए, रात दिन का अंतर है। पेपर में लेवल में मैंने सिर्फ GD लेवल की पढ़ी हुई है, उसके बावजूद मेरे हिंदी में 86 नंबर सही हो रहे हैं। आरपीएस इतना आसान पेपर बनाएगी, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन दिए हैं आपने, और परिभाषिक शब्दावली का क्वेश्चन नहीं था इसमें, जबकि 10 प्रश्न आते हैं परिभाषिक शब्दावली की और वर्णमाला के अलंकार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मेरे दोस्त दीपेंद्र जी, इसी का अभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, अभी मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं ये तुरंत भेजता हूं जिसने अपना पेपर बनाया है उसको। ये गया आपका, है ना, ये सचिन शर्मा, हाँ सचिन के पास चला गया। यही बंदा अपना पेपर बनाता है। अगर इसमें किसी प्रकार की कुछ त्रुटि है तो देखो मैं आप लोगों को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे प्यारे डियर। हाँ नहीं नहीं बेटा, मैं डांटता किसी को नहीं हूं ना, मैं किसी को नहीं डांटता हूँ, मेरे सब प्यारे बच्चे हैं, सब अच्छे बच्चे हैं। कभी आप मेरे को गुस्सा देखा आपने, है? अरे कभी गुस्सा देखा मेरे को? मैं कभी गुस्सा आता ही नहीं है मुझे। आओ आओ वापस पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं। हमने बोला कि साहब हमने माइनॉरिटी शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हमने देश की अगर बात करें तो हम दो आधार पे माइनॉरिटी देख सकते हैं। बोला दो आधार पे कैसे? बोला एक भाषा के आधार पे और दूसरा धर्म के आधार पे। क्यों? क्योंकि भाषा के आधार की बात करें तो हमारे देश में अधिकतम राज्यों का जो गठन हुआ है वो भाषा के आधार पे हुआ है भाई, भाषा के आधार पे हुआ है। फिर हमने क्या बोला, देखो ऐसा तो नहीं होगा। 1992 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया संसदीय विधि के द्वारा, है ना। 1992 के अंतर्गत संसदीय विधि द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया हम लोगों ने, ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि साहब अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में कौन कौन होगा, तो इन्होंने बोला कि साहब मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक होंगे, ठीक है साहब। सिख होंगे, ठीक है साहब। जैन मत लिखो एक बार। बौद्ध होंगे, ठीक है जी। सिख, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, और फिर लिख लो आप ईसाई, और 5 पे आएगा पारसी। ये साहब क्या होंगे? ये अल्पसंख्यक होंगे, माइनॉरिटी होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये बात किसने बोली? ये संसदीय विधि द्वारा जो अल्पसंख्यक आयोग था उन्होंने बोली कि भारत में ये 5 जो समुदाय है या 5 जो धर्म है ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? अल्पसंख्यक। 1992 के अंतर्गत। और आगे चल करके प्यारे बच्चों 2014 के अंतर्गत जैन को भी इसमें शामिल कर लिया।
लेकिन जैनों को ध्यान रखना 2014 के अंतर्गत माइनॉरिटी में शामिल किया। अब हमारे देश में परीक्षा में प्रश्न छपा हुआ है, हमारे देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो टोटल कितने हैं, अल्पसंख्यक समुदाय है वो 6 समुदाय है दोस्तों। इसमें परिभाषा क्या दी, परिभाषा ये दी गई इसमें कि जिनकी जनसंख्या 50% से कम है राज्य के आधार पे, ध्यान से सुनना, कि जिस धर्म की जनसंख्या राज्य में 50% से कम है वो माइनॉरिटी होंगे। जैसे राजस्थान में मुस्लिम 50% है क्या, नहीं, तो वो अल्पसंख्यक है। क्या राजस्थान में जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई भी 50% है, नहीं, तो ये सब अल्पसंख्यक होंगे। हिंदू दोस्तों राजस्थान में ज्यादा है तो हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होगा। यही बात मैं अगर जम्मू कश्मीर की करूं कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो हिंदू है वो कम है, तो क्या जम्मू कश्मीर में हिंदू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन होना चाहिए। ऐसा मुद्दा कई बार उठा है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, बहुत बढ़िया सा, यहां तक ठीक है मामला, बहुत बढ़िया जी। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 30 के बारे में। आर्टिकल 30 बोलता है कि धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को अपनी रुचि का शैक्षणिक संस्थान स्थापना करने का अधिकार है। क्या है भैया, धार्मिक एवं भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। बहुत प्यारी लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखो तुम लोग एक बार, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में लिखो आप लोग दोस्तों, इसमें धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान, देखो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, रुचि, अपने रुचि की शिक्षण संस्थानों या शिक्षण संस्थान संचालित एवं स्थापित करने का अधिकार, संचालित एवं स्थापित करने का अधिकार, स्थापित करने का अधिकार। लो जी साहब, धार्मिक एवं भाषाई आधार पे जो अल्पसंख्यक होंगे, हमने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि हम अल्पसंख्यक को 2 आधार पे मान रहे हैं, एक धर्म के आधार पर, एक भाषा के आधार पे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब इनके आधार पर अगर कोई अल्पसंख्यक है तो वो अपनी रुचि यानी अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसका संचालन कर सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पे मेरे प्यारे बच्चों, मदरसा सबसे बेस्ट है, मदरसा। अब जो मदरसा बने हुए हैं उन सब के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों मुस्लिम धर्म के संरक्षण से संबंधित शिक्षा दी जाती है। भाई हमारे देश में जो मुस्लिम धर्म है उसकी लगभग 14% पॉपुलेशन है 2011 के अकॉर्डिंग, अब हो सकती है बढ़ गई, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये जब धर्म अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी है, जैन धर्म 1% के लगभग है, बौद्ध धर्म 1% के लगभग है, सिख 1-1.5% के लगभग है, ईसाई 1-1.5% के लगभग, पारसी इससे भी कम है। इन सबको अपने रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं दोस्तों, अपने भाषाई शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए आपने मदरसा में देखा होगा मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है और उर्दू के अंतर्गत दी जाती है। क्यों? क्योंकि उर्दू उनकी भाषा है, उर्दू भाषा है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? बहुत बढ़िया जी साहब। अब बताओ आप लोग। हाँ जी साहब, छठा बिल्कुल प्रियंका जी जैन हो गया। सरिता बोले कि सर मेरे मैसेज की वजह से बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आज के बाद मैसेज नहीं करूंगी। सुनिए बेटा, काम की चीज़ है, एक बार नहीं 5 बार पूछिएगा। आरती जी है कि डाउट ग्रुप में मैसेज नहीं जाते हैं। आरती जी शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में डाउट ग्रुप में मैसेज आते हैं। सर यहूदी नहीं है जी, यहूदी नहीं है हमारे राहुल तोमर साहब। ठीक है, तो सर पूर्वोत्तर भारत में हिंदू कम है, 50% कम। हाँ बेटा बिल्कुल कम है। सर जी 1993 में लिखा वह पहले आपने नहीं, अगर मैंने 1993 में कहीं नहीं लिखा है, 1992 में ही लिखा है प्यारे बालिका, यही 1992 में लिखा है, यहाँ 2014 लिखा है मैंने। ठीक है,
चलो साहब, तो आर्टिकल 30 कंप्लीट बच्चों। अब यहां पे हमने 29(2) में क्या लिखा था कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में राज्य केवल इस आधार पे वंचित नहीं करेगा, हमने ये लिखा है। और हमने यहां पे लिखा है कि भैया, यहां पे लिखा है कि भैया राज्य किसी भी प्रकार से जो धन देगा उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 28(3) में पढ़ा है। और यहां पर हमने लिखा है कि राज्य के द्वारा अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थानों को वित्त पोषित किया जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द का ध्यान रखना आप लोग, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों में, बहुसंख्यक नहीं, केवल माइनॉरिटी जो होगी ना उनको मेरे प्यारे बच्चों ऐसा किया जा सकता है। माइनॉरिटी वाली शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है साहब। अब बताओ किसी मेरे दोस्त को कुछ पूछना है आर्टिकल 30 तक, तो आर्टिकल 30 तक किसी भी मेरे दोस्त को कुछ पूछना है तो वो आप पूछिएगा। मनीष जी बोल रहे हैं कि सर हेड ऑफिस में होने के बावजूद भी क्लास रिपीट हो रही है, आपकी अदर टीचर की बहुत कम प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये है यार, ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट के हो रही है, तो ये 1-2 दिन की होगी और नहीं होगी, बाकी काम चल रहा है, आपको युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, आपसे ज्यादा टेंशन हमें है दोस्तों। हाँ जी, दीपिका तंवर बोले कि बहुत दिन बाद क्लास लाइव ले रहे हो सर, वरना रिकॉर्डेड ले लेते हो, कोई बात नहीं। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है? योगिता जी, डिम्पल चौधरी, महेंद्र सिंह और रजनी, यशवंत सर फ्री टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, कितने दिनों किसे कह रही हूँ बेटा हिमांशु, मैंने आपको बताया आप ही को क्यों नहीं मिल रही है। राजकुमार यादव जी, आप क्या पूछना चाहते हो? अब आज पढ़ाएंगे इतना ही, जिस बच्चे को कुछ पूछना है वो रुक सकते हैं, जिनको नहीं पूछना है वो बच्चे जा सकते हैं भाई, है ना। और कल अपना शायद मूल अधिकार, कल तो नहीं परसों अपने फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएंगे। शोभा, आर्टिकल 30 पहला बोलता है कि देखो साहब, धार्मिक और भाषाई आधार पे जो अल्पसंख्यक है ना वो अपने रुचि की, अपनी मर्जी की शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। यानी ये हमारे देश के अंतर्गत अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन, ये लोग अपने मर्जी से अपने भारत देश के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, जहां पे ये अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, क्लियर? बिल्कुल साहब क्लियर है। फिर हमने बोला कि साहब इनके द्वारा जो शिक्षण संस्थान स्थापित की जा रही है उनको राज्य के द्वारा पैसे भी दिए जा सकते हैं। जैसे हमने मदरसा का उदाहरण लिया, मदरसाओं को राज्य सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं मेरे ना, उसमें काम में आ जाएगा ये आपके, है ना। 30-40 नहीं 50 नंबर के मीटर में काम में आ जाएगा, बाकी 100 नंबर का जो मीटर होता है उसमें अलग चीजें होती है ना। ठीक है, चलो अब चलते हैं, कल मिलेंगे आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।